गुड मॉर्निंग दोस्तों, लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन CUET के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, तो आगे हम चलते हैं। हमने 10th तक क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज हम 11th क्वेश्चन पे बात करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल करने के लिए दिया था, तो आपसे हुआ या नहीं देखते हैं। और मैंने कहा था कि आप अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपके आंसर आया होगा 0, पर ये इसका आंसर गलत है। नहीं, आंसर सही है, आंसर गलत है, ये क्वेश्चन सही है। आपने सोचा कि क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन सही है, आंसर 0 नहीं आएगा। आपने सोल्व किया होगा, आप ही 0 आया होगा। आप अपन इसको करके देखते हैं। इसमें हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड है मेरे पास 1 सेंटीमीटर और उसमें करंट है 10 एम्पियर। साइड क्या है? 1 सेंटीमीटर, करंट है 10 एम्पियर। ये मेरे पास स्क्वायर लूप है। इसकी साइड क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इस 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या होगा? 0.1 या 1 इंटू 10 की पावर -2। तो ये आएगा मेरे पास 0.01 मीटर। इसके बाद मुझे इसमें करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर। आई की वैल्यू क्या है? 10 एम्पियर। ये मुझे क्वेश्चंस में गिवन है। आगे क्या? मैग्नेटिक फील्ड 0.2। मैग्नेटिक फील्ड क्या है मेरे पास? 0.2 टेस्ला। आगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लूप। लूप के पैरेलल में क्या है मेरे पास? मैग्नेटिक फील्ड है। लूप के पैरेलल में मैग्नेटिक फील्ड है। मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है? लूप के पैरेलल। तो ये है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड। लूप के पैरेलल, ये मुझे क्वेश्चंस में दिया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है? द टॉर्क। मुझे क्या निकालना? टॉर्क निकालना। इस पे टॉर्क, टॉर्क क्या होता है मेरे पास? B क्रॉस A। तो टॉर्क इक्वल BA साइन थीटा। यहां पर थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास? पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड किसके? लूप के। जब कोई चीज पैरेलल होती है तो एंगल की वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री। अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 लेता हूं तो टॉर्क इक्वल BA साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0। टॉर्क कितना आया? 0। कौन सा आंसर है? 0। आपने यही किया होगा। जी सर, हमने यही किया है, पर आंसर की के अंदर आंसर गलत आ रहा है हमारे पास। तो हमारी गलती कहाँ हुई? या तो क्वेश्चन ही गलत है। नहीं बेटा, हो ऐसा नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है, लेकिन आपने क्वेश्चन को ढंग से समझा नहीं। ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमारे पास यही है, सही है, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द प्लेन। लेकिन हम जो B क्रॉस A करते हैं वो कहां से लेते हैं? सरफेस के परपेंडिकुलर। मेरे पास ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर लेते हैं अपन एंगल की वैल्यू। तो सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा? ये सरफेस मेरे पास ये है, इसकी परपेंडिकुलर वैल्यू ये है। ये लेते हैं एंगल। हमेशा हम एंगल की वैल्यू क्या लेते हैं? B से A की तरफ जाते हैं, लेकिन सरफेस के आउट ऑफ द परपेंडिकुलर। सरफेस ये रहा, सरफेस के आउट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होगा? ऊपर। तो यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है मेरे पास? 90। यही चीज अपने को ध्यान रखनी है उसके अंदर। सरफेस के आउट ऑफ द परपेंडिकुलर हम हमेशा एंगल की वैल्यू लेते हैं। मेरे पास सरफेस ये रही, इसके आउट ऑफ द परपेंडिकुलर ऊपर। तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 90। अब क्वेश्चन करके देखते हैं। टाउ इक्वल BA साइन थीटा, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो टाउ इक्वल BA, और इसमें करंट क्या है? I। करंट I हो जाएगा। तो टाउ इक्वल I की वैल्यू क्या है मेरे पास? 10 एम्पियर, और B की वैल्यू क्या है? 0.2 इंटू क्या रहा? A रहा कितना मेरे पास? 0.01। अगर ये करूंगा नीचे 10 नीचे 100 कितना आएगा? 20 इंटू 10 टू की पावर -3, 2 इंटू 10 की पावर -4, 2 इंटू 10 की पावर -4 कहाँ पर है? 2 इंटू 10 की पावर -4। यह है इसका आंसर। अब कोई डाउट आया इस क्वेश्चन के अंदर? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में चलें। ठीक है सर, चलो 12 में।
क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। हमारे पास एक सर्किट है, ऐसी सर्किट, इसके अंदर जो करंट है वो लीड कर रहा है वोल्टेज से पाई बाई टू। करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है वोल्टेज से पाई बाई टू। तो क्या होगा, यह है मेरे पास करंट आई, करंट की डायरेक्शन ये होगी और ये होगी वोल्टेज की डायरेक्शन, और ये पाई बाई टू। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है करंट क्या है, वोल्टेज से पाई बाई टू आगे है। तो ये कौन सा सर्किट बनेगा, कौन सा सर्किट बनेगा मेरे पास, वही बोल रहा है ये कौन सा सर्किट बनेगा। जब भी करंट वोल्टेज से पाई बाई टू आगे होता है हमेशा हमारे पास कैपेसिटेंस, कैपेसिटिव या कैपेसिटेंस बनेगा। और अगर वोल्टेज करंट से पाई बाई टू आगे होता है तो हमारे पास इंडक्टिव रेजिस्टेंस, इंडक्टिव बनेगा। और अगर करंट और वोल्टेज दोनों इक्वल होते हैं तो रेजिस्टेंस बनेगा। तीनों में आपको लिखवा देता हूं। इसके अंदर अगर वोल्टेज करंट से आगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कैपेसिटेंस। इसके अंदर एक बात नोट कर लो आप, अगर करंट और वोल्टेज सो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, फेज डिफरेंस जीरो। ये क्या होगा, प्योर रेजिस्टेंस। अगर मेरे पास करंट वोल्टेज से पाई बाई टू आगे है, ये क्या बनेगा, कैपेसिटेंस सी। और अगर वोल्टेज करंट से पाई बाई टू आगे है तो ये क्या बनेगा, इंडक्टिव। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है म्यूचुअल इंडक्शन हमें निकालना है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्शन E इक्वल एम डी आई अपॉन डी टी, ये होता है मेरे पास म्यूचुअल इंडक्शन। E इक्वल एम डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, आगे चलूं। E की वैल्यू क्या होगी, E इक्वल डेल फाई अपॉन डेल टी। इस वैल्यू को यहां पुट कर देता हूं मैं, डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल एम डी आई अपॉन डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल, डेल फाई इक्वल एम डी आई अपॉन डी आई। मुझे क्या निकालना, म्यूचुअल इंडक्टेंस एम इक्वल डेल फाई अपॉन डेल आई। तो एम इक्वल फाई की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है क्वेश्चंस के अंदर, फाई मुझे दिया हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स 15 और करंट कितना दिया 10 एम्पियर। ये 15 और करंट 10 एम्पियर। एम की वैल्यू कितनी आई 1.5। कौन सा ऑप्शन है, 1.5, ऑप्शन नंबर 3। कोई डाउट नहीं सर, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 14, इसको आप लगा लीजिए इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चंस आया हुआ है पहले भी और ये वापस आ सकता है आपके, जरूरी नहीं क्वेश्चंस यही सेम आए, इसी लॉजिक के ऊपर क्वेश्चंस आएगा और हर एग्जाम आएगा। इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। इसके अंदर अपने को लेंस लॉ लगाना है। लेंस लॉ क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है वो। इसमें मुझे दिया हुआ है कि मेरे पास डायग्राम और एक बी डायग्राम है। इसके अंदर मेरे पास जो ए वाला डायग्राम है वो इरेगुलर शेप का है और बी वाला क्या है, रेगुलर शेप का है। कहाँ गया बी, ये रहा सर्कुलर लूप ऑफ फिगर बी। तो
इसमें मुझे ये बोला गया है कि जो ये इरेगुलर वायर है ये तो क्या कर रहा है, बाद में अपनी जो शेप है उसको रेगुलर के अंदर जाना चाहता है ये। तो वायर ऑफ फिगर ए ये टर्न कर रहा है सर्कुलर लूप के अंदर। जो इरेगुलर वायर है ये किस में जाना चाहता है, सर्कुलर वायर के अंदर। और जो सर्कुलर वायर है वो जाना चाहता है इरेगुलर साइड के अंदर, नैरो स्ट्रेट वायर के अंदर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वायर ऑफ द फिगर ए टर्निंग इनटू ए सर्कुलर लूप। जो वायर है ये सर्कुलर लूप के अंदर जाना चाहता है, और फिगर भी है जो नैरो स्ट्रेट वायर के अंदर आना चाहता है। तो हमें इस पे क्या करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हो। तो हमारे पास लेंज लॉ बोलता है कि इसके अपोजिट हमें वर्क करना पड़ेगा या इसके अपोजिट कार्य करना पड़ेगा। इसका अपोज करता है वो, जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है उसका अपोज करता है लेंज लॉ, इसे ही बोलते हैं हम। तो हमारे पास क्वेश्चंस में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसमें आउट ऑफ द इनवर्ड, और ये आउट ऑफ ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है। मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटसाइड। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर इनसाइड, परपेंडिकुलर आउटसाइड मैग्नेटिक किया हुआ है। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनसाइड होता है उसमें करंट की डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज। इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। इसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। अब मेरे पास ये जो इरेगुलर शेप का वायर है ये रेगुलर शेप के वायर में जाना चाहता है। इरेगुलर शेप का वायर रेगुलर शेप में जाना चाहता है, तो मुझे इसको रोकना पड़ेगा, नहीं भेजना मुझे। तो रोकूंगा कैसे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या इनसाइड है, तो इसके अपोजिट कार्य कर दूंगा। सही बात है। अगर मैं इसके अपोजिट कार्य नहीं करता हूँ, अंदर की तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूँ, ऑलरेडी क्वेश्चन में मुझे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ दिया हुआ है, अगर मैं और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूँ तो मैं तो उसकी मदद कर रहा हूँ, तो ये आराम से लग जाएगा। लेकिन मुझे इसके अपोजिट वर्क करना पड़ेगा या कार्य करूंगा, कुछ भी करूंगा, तभी तो इसको मैं रेगुलर शेप में नहीं जाने दूंगा। तो इसको रोकने के लिए अगर मेरे पास इस टाइम इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इसको मैं क्या करूंगा, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लगा दूंगा। आउटसाइड अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा तो आउटसाइड के लिए क्या होगा, डॉट। इसमें करंट कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी करंट होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ऑप्शन नंबर ए में कौन सी करंट आई, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या है, करंट एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं बात करता हूं ऑप्शन नंबर बी की। बी में करंट है मेरे पास आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन के अंदर करंट होती है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जो ये रेगुलर शेप का वायर है ये स्ट्रेट वायर, नैरो स्ट्रेट वायर में आना चाहता है, तो इसे रोकना मुझे नहीं आने देना है, तो मुझे इसके अपोजिट कार्य करना पड़ेगा। वापिस इसके अपोजिट कार्य करूंगा, इसके अंदर भी कौन सी करंट आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा ऑप्शन मेरे पास, एंटी क्लॉकवाइज इन बोथ ए एंड बी। ठीक है, चले आगे। और अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट हो तो आप स्पेशली कमेंट कर देना वीडियोस के अंदर, उस टॉपिक को हम आपको पूरा डिटेल्स में समझा दिया जाएगा यहाँ पे। ये लीजिए आप अगला क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चंस में हमें दिया हुआ है 4 डायग्राम है। इन डायग्राम को देख के बताइए कि कौन सा क्या वो कैपेसिटिव होगा, कौन सा इंडक्टिव होगा और कौन सा रेजिस्टेंस का होगा। ये मैंने करवाया हुआ है आपको नोट्स के अंदर, देख के बताइए। क्या होता है बताओ इसके अंदर, कैपेसिटिव में क्या होता है, इंडक्टिव के अंदर क्या होता है, कैपेसिटिव में क्या होता है और रेजिस्टेंस में क्या होता है। चारों डायग्राम बताइए। इंडक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, इंडक्टिव का एक्सएल इक्वल ओमेगा एल, ये होता है इंडक्टिव का। एक्सएल इक्वल ओमेगा एल, ओमेगा क्या होगा 2 पाई एफ, तो यहाँ पे एक्सएल इक्वल 2 पाई एफ इंटू एल। तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल आई, इंडक्टिव रेजिस्टेंस के। कौन सा ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस के। कौन सा ग्राफ है, ये लो, बी के अंदर 3। आगे बात करता हूं मैं, ये वाला ग्राफ देखिए, बी के अंदर 3 आ गया।
अब मैं बात करता हूं कैपेसिटिव की। कैपेसिटिव की ये क्या होगा, एक्सी, एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये होगा डायग्राम किसमें, सी में सेकंड। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है मेरे पास, सी में सेकंड और बी में थर्ड, सी में सेकंड बी में थर्ड, ऑप्शन नंबर सेकंड। यहां तक आया समझ में, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चंस पढ़िए, ये डायरेक्ट ट्रिक वाइज क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास। इसमें हमें बोला गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है मेरे पास, उनका रेशियो किसका, एनर्जी डेंसिटी का ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा, किसका रेशियो, एनर्जी डेंसिटी का और मैग्नेटिक फील्ड का। वापिस देखिए, इसमें मुझे बोला गया है कि कोई मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसमें मुझे रेशियो निकालना है किसका, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का, उनकी एनर्जी डेंसिटी के लिए रेशियो निकालना है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का, उनकी एनर्जी डेंसिटी के लिए। तो इनका रेशियो होता है 1:1। क्या होता है, 1:, हमेशा ऑलवेज इनका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो डेंसिटी होगी, एनर्जी डेंसिटी, इनका रेशियो होता है 1:1। तो आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो गया, बेटा होता है ऐसे ही है, लेकिन अगर आपको प्रूफ करवाना तभी प्रूफ करवा देते हैं हम। ये लो, किसका, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का। तो इलेक्ट्रिक की डेंसिटी क्या होती है मेरे पास, इलेक्ट्रिक डेंसिटी होती है 1/4 एप्सिलॉन0 E²। ये होती है मेरे पास इलेक्ट्रिक डेंसिटी। और मैग्नेटिक डेंसिटी क्या होगी मेरे पास, 1/4 B0 का होल स्क्वायर और μ0। लिख लो इनको, ये होती है इलेक्ट्रिक डेंसिटी और ये होती है मैग्नेटिक डेंसिटी। इलेक्ट्रिक डेंसिटी क्या होगी, 1/4 एप्सिलॉन E का होल स्क्वायर, और मैग्नेटिक डेंसिटी क्या होगी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी 1/4 B0 होल स्क्वायर μ0। ये म्यू है हमारे पास। अगर इसका रेशियो निकालना हो मुझे, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, 1/4 रेशियो क्या होगा, 1:1। तो इसको आपको डायरेक्ट याद कर रखना है कि इलेक्ट्रिक डेंसिटी और मैग्नेटिक डेंसिटी का रेशियो होता है 1:1। ठीक है, अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये लो, क्वेश्चन देखो, इसकी मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बुक आपकी नोटबुक में लिखवाई हुई है। अगर ऐसे याद करोगे तो आप वहां पे कंफ्यूज, सीधा सीधा कंफ्यूज होना है आपको। इससे मुझे क्या करना है, वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको जमाना है मुझे, किसको, वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में किसको जमाना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इनकी जो वेवलेंथ है इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। तो कैसे जमाओगे आप, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा और फिर छोटा, ये होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। उसकी वेवलेंथ को जमाना है मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। कैसे जमाओगे बताओ आप, किसका होगा सबसे ज्यादा, फिर किसका होगा, फिर किसका होगा। तो इसके बारे में आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था। क्या होता है फॉर्मूला, बताओ, RMIVUX और आगे Z, RMIVUXZ, ये होता है मेरे पास। मैंने डायरेक्ट ट्रिक लिखवाई थी आपको, और इसी ट्रिक के ऊपर क्वेश्चन आएगा हमारे पास। इसको याद करने का एक शॉर्ट तरीका बना रखा है हमने। ट्रिक तो वैसे कुछ होती नहीं है, बस हमें समझने के लिए और याद करने के लिए मैंने ऐसा लिखवाया था, RMIVUXZ।
अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ बढ़ रही है तो यहाँ से ऊपर जाने पर वेवलेंथ बढ़ेगी। ये मेरे पास है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? इसी की। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? इसकी। मुझे वेवलेंथ पूछी गई है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आते हैं, यही लिख दूं मैं, R M I V U X और Z। ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी का बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर फ्रीक्वेंसी ऐसे बढ़ रही है तो वेवलेंथ ऐसे बढ़ेगी। तो वेवलेंथ कैसे बढ़ेगी मेरे पास? वेवलेंथ ऐसे बढ़ेगी। अब मुझे क्वेश्चंस में दिया हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे कम कौन सी मेरे पास इसके अंदर? अगर मैं इसमें बात करता हूँ रेडियो वेव्स की, यहाँ पे रेडियो वेव सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर आता हूँ एक्सरे के अंदर, एक्सरे सीधा यहाँ पे आ गया है। तो फिर इसके बाद आता हूँ इंफ्रारेड, इंफ्रारेड यहाँ पे आ गया, क्रम सही नहीं जम रहा। इसमें आता हूँ इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड ये एरी सबसे ज्यादा इसी की है, ठीक है। फिर आता हूँ माइक्रोवेव, इंफ्रा के बाद माइक्रोवेव भी ऊपर चला गया है, ये भी सही नहीं होगा। आगे देखता हूँ रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स आज मेरे पास ये रही रेडियो वेव, फिर ये माइक्रोवेव, ये माइक्रोवेव, फिर आती इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड, फिर आती विजिबल वेव्स, ये आगे मेरे पास विजिबल वेव, फिर आई एक्सरे, ये एक्सरे। कौन सा क्रम सही है मेरे पास? मेरे पास क्रम ऑप्शन नंबर 3 आया समझ में? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 18 में क्या होगा? मैच, क्या हो रहा है इसके? मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है मेरे पास ये रही, और इनका किससे कारण ये जो प्रोड्यूस होगी वो ये दे रखा है मुझे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो जिसके कारण प्रोड्यूस होती है उनको मुझे मैच करवाना है मुझे, ठीक है। कैसा होगा मुझे बताओ? मैंने आपको माइक्रोवेव का बताया हुआ है, किसका? इंफ्रारेड का, इंफ्रारेड का मैंने बताया हुआ है। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड में क्या आएगा? किसके कारण इंफ्रारेड प्रोड्यूस होता है मेरे पास? एटम के अंदर वाइब्रेशन आएगा तभी इंफ्रारेड आएगा मेरे पास। तो एटम के अंदर वाइब्रेशन कहाँ है मेरे पास? 3 में। और बताओ एक्सरे किसके कारण होता है? सबसे पहले रेडियो वेव बताओ, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स किसके कारण होगा मेरे पास? रेडियो वेव्स किसके कारण होगा? रेडियो वेव्स किसके कारण होता है? रेडियो वेव होता है मेरे पास एलसी के कारण। ये भी लिखवाया हुआ है आपको ये, और यही की यही ये जो इंडेक्स है यहाँ पे, ये मैंने सेम इंडेक्स बनवाई हुई है आपको। अब याद कौन कर? याद आपको करना पड़ेगा। मैंने बताया था आप इनमें से 2 याद कर लो, ऑप्शन मैच होगा आपके पास। मैंने इंफ्रारेड का बोला था और रेडियो वेव्स का बोला था। रेडियो वेव्स होती है एलसी ऑसिलेशन के कारण और इंफ्रारेड होती है वाइब्रेशन ऑफ एटम्स के कारण, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मैच करा है यहाँ पे? 18 बी के अंदर तो 3, डी के अंदर फर्स्ट, डी के अंदर फर्स्ट यहाँ नहीं है, ये रहा डी के अंदर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 2। अब ये तो याद करने वाली चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, अगर इस क्वेश्चंस को मैं आपको कहूं कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में छोड़ने लायक क्वेश्चंस होते हैं, हालांकि ये तो इजी, पर अगर आपको आता है इसका फॉर्मूला सही, या अगर आप सोचने में रह जाएंगे सर फॉर्मूला याद नहीं है तो हम आगे कैसे करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को आप नेक्स्ट स्किप कर दो और आगे चलो। लेकिन यहाँ पर तो आपको सॉल्यूशन करवाया जाएगा कि कैसे होता है क्वेश्चन ईजी है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं है तो आप अगर क्वेश्चन में उलझे रहोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और टाइम भी वेस्ट होगा, क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। और फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखते हैं, मेरे पास दिया हुआ है कि एक मेरे पास ए पी बी कर्व सरफेस है, ए पी बी कर्व सरफेस है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे पास 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, ये मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। और वो बोल रहा है कि सेपरेटिंग एयर एंड ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल म्यू,
ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहाँ होता है, ये रहा मेरा ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ये होता है मेरे पास μ2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है μ2 जो कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्वेश्चंस में दिया हुआ है। और एयर का जो क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक इस क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μ2 और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ1। ये हो गया μ2, ये हो गया μ1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 होता है, जो कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल मुझे कितना दिया है 4/3, इसका दिया मुझे 4/3। और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1, ये हमें पता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसने रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे दी हुई 10 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू क्या दी हुई मुझे क्वेश्चंस में 10 सेंटीमीटर। जो जो अपने को दिया हुआ है उनको जमा लो पहले। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड इन एयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ द सरफेस 20 सेंटीमीटर। ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरे पास। ये इसको बोलते हैं अपन पोल, ये जो इसको बोलते हैं अपन पोल। पोल से 20 सेंटीमीटर में मुझे क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये मुझे दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपन यू से मेजर करते हैं हमेशा। यू मुझे क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं आपका ध्यान इधर करना चाहता हूँ, जब भी हम पोल पर जितनी भी दूरियां मेजर करेंगे, हम पोल से ही सभी दूरियां मेजर करेंगे। अगर हम यहाँ पोल पे हैं और हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो रे है वो इस ऐसे आएगी मेरे पास। जब भी हम रे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो हम सभी डिजिट को नेगेटिव साइन के अंदर लेते हैं। हम जब भी रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो जितनी भी रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो जितनी भी डिस्टेंस है उन सबको हम नेगेटिव के अंदर मेजर करेंगे। और रे जिस डायरेक्शन में जा रही है, किरण हमारे पास जिस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, अगर हम उसी डायरेक्शन में चलेंगे, कहाँ से, पोल से, तो हम सभी डिस्टेंस को पॉजिटिव में लेंगे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब हमें पूछा गया है कि इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, ये मुझे क्वेश्चंस में पूछा गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है मेरे पास μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल μ2 माइनस μ1 अपॉन r। इसका फॉर्मूला होता है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल μ2 माइनस μ1 अपॉन r। से ऐसे लिखो आपके, इसको आप नोटबुक में लिख लेना। μ2 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इक्वल μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अब जो जो हमें क्वेश्चन से पूछा गया वो वैल्यू रख दो और जो नहीं पूछा गया उसकी वैल्यू निकाल दो। μ2 क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम का, जो मुझे 4/3 दिया हुआ है, वही दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार अपन। मुझे 4/3 दिया हुआ है, तो μ2 की वैल्यू 4/3 इंटू वी, जो मुझे निकालना है, ठीक है। इमेज की डिस्टेंस v होती है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u होती है, माइनस u2 क्या होता है, ये u1 है, सॉरी यहाँ पे u1 है, μ1 क्या है, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1 अपॉन u क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। कितनी ऑब्जेक्ट मेरे पास 20, लेकिन इसको मैं क्या लूंगा 20 को माइनस का 20। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में पोल के लेफ्ट साइड, और मैं पोल से लेफ्ट साइड जाऊंगा तो रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो साइन नेगेटिव लूंगा, इक्वल 4/3 माइनस 1 अपॉन r। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है मुझे 10। ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है मेरे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है मेरे पास पोल और सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो भी इसके इसी डायरेक्शन में होगी, लेफ्ट साइड होगी, वो भी मैं नेगेटिव में लूंगा। आर की वैल्यू नेगेटिव माइनस का 10, ठीक है। करें इसको सोल्व अपन, 4/3 इंटू वी प्लस 1/20 इक्वल 3 यहां से जाएगा 1/3 का नीचे -30
जब आप इसको सोल्व करोगे और यहाँ से v की वैल्यू निकालोगे तो v की वैल्यू आएगी मेरे पास माइनस का 16 v की वैल्यू। तो माइनस का 16 कहाँ है मेरे पास? सर इसके अंदर सभी वैल्यू पॉजिटिव में, 16 पॉजिटिव में, 20 पॉजिटिव में, 20 पॉजिटिव में और 16 पॉजिटिव में। तो हम कौन सा ऑप्शन सही करें? तो मैंने कहा था अगर पोल से मैं रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा तो सभी डिस्टेंस नेगेटिव में लेंगे और रे से लेफ्ट साइड जाऊंगा तो सभी डिस्टेंस पॉजिटिव में लेंगे। तो इस लेफ्ट साइड में पास जितनी भी डिस्टेंस लेंगे अपन क्या लेंगे? नेगेटिव में। तो मेरे पास -16 आंसर आ रहा है किसका? इमेज का, -16। तो इमेज कहाँ बनेगी मेरे पास? पोल से लेफ्ट साइड में। तो पोल ये रहा, पोल से लेफ्ट में -16, तो वो क्या आएगा हमारा? 16 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ पी इन एयर, पी से लेफ्ट साइड में। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप बता दीजिएगा, आपको पूरा उसका डेरिवेशन करवा दिया जाएगा, अच्छी तरह समझा दिया जाएगा। यहाँ पर हम आपको डेरिवेशन नहीं करवा सकते, समझा नहीं सकते, हम अभी क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं पूरा, तो यहाँ पर नहीं करवा, हम अभी पेपर ही सोल्व करवाएंगे आपको, ठीक है। आपको अगर कोई डाउट हो आप बता देना, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, ये जो चीज़ पढ़ी हुई है उसी का हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो वापस अगर डेरिवेशन करवाना कोई उचित कार्य नहीं है। अगर आप बताओगे तो हम करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, वापस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया आपके पास, और ये किसी के गलत नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट आपके नोट से उठा हुआ क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पूछा गया है इसमें पावर ऑफ द लेंस, लेंस की पावर क्या होती है बताओ? क्या होती है? 1/f, प्रपोर्शनल होती है किसके? μ-1 के, और 1/f को क्या लिखते हैं अपन? पावर। p इक्वल होता है 1/f, तो p किसके प्रपोर्शनल है? μ-1 के। कौन सा ऑप्शन मेरे पास? ये लो। अब अगर ये से क्वेश्चन से आप गलत कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना, ये आपको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन से, ये पढ़ाया हुआ कि आपके नोटबुक में लिखा हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पावर ऑफ द लेंस p प्रपोर्शनल μ-1, इसमें क्या दिक्कत है? आगे चलता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 21, लो बताओ अब क्या बोल रहा है? कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f वर्सेस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, उसके बीच में ग्राफ बताना है मुझे इमेज का। कॉन्वेक्स लेंस के लिए कौन सा ग्राफ बनाया था अपन ने 4 ग्राफ बनाए थे, इमेज के लिए, फोकल लेंथ के लिए। इसमें पूछ रहा है अपने को कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f वर्सेस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u में और v के अंदर, इमेज और ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे कौन सा ग्राफ बनाया था? मैंने आपको कौन सा ग्राफ बनवाया था याद करो? इसमें आएगा सेकंड, यही ग्राफ बनवाया था आपको कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब इसको क्या सोल्व करवाऊं मैं? इसमें सोल्व करवाने ऐसा कुछ है ही नहीं, जिस क्वेश्चन में सोल्व करवाने वाला होता है अपन करवा देते हैं। आइए आगे, यूजिंग लाइट फ्रॉम ए मोनोक्रोमेटिव सोर्स टू स्टडी डिफ्रैक्शन इन ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ 0.1 mm, विड्थ दी हुई है मुझे 0.1 mm, द लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज मेजर्ड टू बी 5 mm, सेंट्रल मैक्सिमा क्या है मेरे पास? 5 mm, ऑन ए स्क्रीन हेल्ड 15 सेंटीमीटर अवे, 15 सेंटीमीटर दूर है वो स्क्रीन से। द वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ निकालनी है, बताओ कैसे किया तुमने इसको? लाइट की वेवलेंथ क्या निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? मैक्सिमम फ्रीक्वेंट टू लैम्डा d/d इक्वल क्या होगा? मैक्सिमम विड्थ के ये होता है फॉर्मूला। इसमें किस किस की वैल्यू दी हुई है मुझे, और मैक्सिमम विड्थ को मैं बीटा नोट से लिख देता हूं, तो मुझे इसमें बीटा की वैल्यू पता है और स्मॉल डी मालूम है, ये कैपिटल डी होता है,
और पूछा क्या वेवलेंथ, ये लेवल पूछा गया है मेरे से, तो लेमडा इक्वल डी इंटू बीटा अपॉन 2d। वैल्यू पुट करो, आपका आंसर निकल जाएगा। करो वैल्यू पुट। क्या आएगा इसमें, डी की वैल्यू क्या है मेरे पास 0.1 इंटू 10⁻³ एम को चेंज करूंगा 10⁻³ में इंटू बीटा नोट क्या मेरा 5 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 और डी क्या मेरे पास 50 सेंटीमीटर, तो 50 इंटू 10⁻²। क्या था चेंज करना, इनको मुझे चेंज करना पड़ेगा पहले, फिर इसमें मेरा आंसर आएगा क्या, जब इसको चेंज करूंगा मैं तो 5 दिख रहा है यहाँ से, एक 5 ये दिख रहा है, ये ऊपर जाएगा प्लस माइनस होगा और ऑप्शन नंबर 3। या पूरा डिटेल में करूँ इसका सॉल्यूशन, चलो आ जाओ पूरा डिटेल्स में करते हैं। 2 लेमडा डी अपॉन डी इक्वल बीटा नोट, मुझे लेमडा निकालना है, तो लेमडा इक्वल डी इंटू बीटा नोट अपॉन 2 इंटू डी, यही करना है। तो लेमडा इक्वल स्मॉल डी की वैल्यू क्या है मेरे पास, स्मॉल डी की वैल्यू मेरे पास 0.1 इंटू 10⁻³ 0.1 इंटू 10⁻³ इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी, आई थिंक मेरे पास 50 थी, बीटा की वैल्यू 5 थी, 5 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 इंटू ये थी मेरे पास 50, ये 50 सेंटीमीटर, 50 इंटू 10⁻² करें इसको, ये पॉइंट हटेगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 10⁻⁴, यही कर दूँ मैं 10⁻⁴, बचा 1 5 इंटू 10⁻⁷ अपॉन ये करूँ मैं 100 इंटू 10⁻²। जब माइनस का 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और प्लस का 2 -7 प्लस 2 -5 5 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 100.005 इंटू 10⁻⁵, तो 5 इंटू 10⁻⁷। कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, 5 इंटू 10⁻⁻। आया, हो गया क्लियर, आया समझ में। वैसे मुझे पूरा नहीं करवाना चाहिए था, तो मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया था यहाँ पे और तुम इसको सोल्व कर सकते थे, लेकिन फिर भी चलो ठीक है करवा देते हैं, अपने ही बच्चे हैं। अगर फिर भी तुम गलतियाँ करोगे तो फिर पीट दिए जाओगे। ये क्वेश्चन तो आपके नोटबुक में सभी लिखे हुए हैं, और फिर तुम गलतियाँ करोगे तो पीट दिए जाओगे। आगे कौन से क्वेश्चन है, ये 23वां 23। एक भी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस आपकी जो नोटबुक है उससे बाहर नहीं है, फिर भी तुम गलतियां कर रहे हो ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, और आपने गलतियां की है। ये क्वेश्चन से आपने गलत किया होगा, वो भी बताऊंगा क्यों गलत किया होगा। इसमें हमें बोला गया है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है मेरे पास μ0, और रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मेरे पास 2 μ0, ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 μ0 जो कि इंसिडेंट हो रही है मेटल के ऊपर, और उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है μ0। द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, करेक्ट स्टेटमेंट मुझे बताना है कौन सा आएगा। तो क्या आएगा करेक्ट स्टेटमेंट, इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी h म्यू माइनस h म्यू नॉट। लिखवाया था फॉर्मूला, आपको कहीं याद हो, आपको कहीं धुंधला याद आ रहा हो कि हाँ सर ये फॉर्मूला देखा लग रहा है, कि पढ़ने का काम अपना है ही नहीं, क्योंकि बस धुंधला याद आ रहा है सर, हाँ कहीं देखा था सपनों के अंदर। तो इसके अंदर ये क्या होता है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी, ये होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब करना क्या था, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यू पुट कर दो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमा इक्वल फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है मुझे 2 μ0, तो h इंटू 2 μ0 माइनस, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है μ0 दी हुई है मुझे, h μ0 कितना आया काइनेटिक एनर्जी
मैक्सिमम इक्वल टू एच म्यू नॉट माइनस एच म्यू नॉट। इसको सोल्व करोगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगी एच म्यू नॉट की। कौन सा ऑप्शन है आप बताओ, तुमने ऑप्शन कौन सा किया? मैंने इसलिए बोला था आपने इसको गलत किया होगा। यहाँ भी एच म्यू नॉट है, यहाँ भी एच म्यू नॉट है। ये तो क्वेश्चन देखते हैं आपने गलत कर दिया ऑप्शन को, नहीं सर ये तो ऑप्शन है ही नहीं, ये गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया। ऑप्शन बचे मेरे पास 2 और 3, दोनों में से कौन सा ऑप्शन किया आपने? यहाँ भी एच म्यू नॉट, यहाँ भी एच म्यू नॉट। इसमें आ रहा है मेरे पास ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट विल हैव काइनेटिक एनर्जी इक्वल। कभी सभी जितने भी मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक जो एमिट होते हैं सरफेस से, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी क्या इक्वल होती है क्या सभी की? ऐसा कहीं पढ़ा था क्या कि फोटो इलेक्ट्रॉन से मेरे पास जो सरफेस से इमिट हो रहे हैं जो सभी काइनेटिक एनर्जी इक्वल रखते हैं? ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ा। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो एमिट कर रहे हैं कितना? एच म्यू नॉट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला भी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी एमिट कर रहे हैं? एच म्यू नॉट। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे पास? ऑप्शन नंबर 3। यही गलती की है आपने। आपने ऑप्शन नंबर 2 किया। मुझे बहुत सारे बच्चे मिले थे सर इन दोनों में कन्फ्यूजन था, हमने सेकंड कर दिया, हमने थर्ड कर दिया, और किसी ने 1 2 3 जय श्री राम जय बालाजी महाराज ऑप्शन नंबर 3 कर दिया, तो उनके सही निकल गया। ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसमें। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 24। कहाँ गया? इधर ही। लो क्वेश्चन नंबर 24 नहीं आया। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या दिया हुआ हमारे को? फोटो इलेक्ट्रिक करंट और डिस्टेंस। अब बता दो इसका क्या होगा। अब ये भी गलत कर दिया तो पीट दिए जाओगे अब तुम। ऐसा भी क्या हो रहा है तुम्हारे? बहुत भारी समस्या हो रही है यहाँ पे तो। सही नहीं दिख रहा ना आपको? चलो कराते हैं अपन तो। इसमें नेटवर्क इश्यू आ रहा है, क्या इश्यू आ रहा है? चलो देखो आप, हो जाएगा बाद में क्लियर है तो। ठीक है, इधर देखो आप। इसमें मुझे क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि कोई मेरे पास पॉइंट सोर्स है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम ए मेटेलिक सरफेस मेटेलिक प्लेट इज मूव अवे फ्रॉम द प्लेट। जो मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है फ्रॉम ए फोटो इलेक्ट्रिक जो एमिशन हो रहा है मेरे पास फ्रॉम ए मेटेलिक प्लेट इज मूव अवे फ्रॉम द प्लेट। द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इज करेक्टली रिप्रेजेंट द ग्राफ। मेरे को इसमें दिया हुआ है क्वेश्चंस में कि मेरे पास कोई पॉइंट सोर्स है, वो मेटेलिक प्लेट से दूर जा रहा है, मेटेलिक प्लेट से दूर जा रहा है पॉइंट सोर्स। जब भी कोई पॉइंट सोर्स मेटेलिक प्लेट से दूर जाएगा तो उसकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट और डिस्टेंस डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जब कोई चीज़ मेटेलिक प्लेट से दूर जा रही है तो उसमें जो करंट की वैल्यू क्या होगी? डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है मेरे पास? ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसा तो होगा नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही नहीं क्योंकि मैं तो दूर जा रहा हूँ प्लेट से, तो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ये तुम्हारी दिक्कत आ रही है यार दोस्तों।
तुम्हें सही नहीं दिख रहा होगा ये तो, जितना मुझे पता चल रहा है यहाँ से। इसका कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ आपके, ये तो अगर ये वाला पेज लेता हूँ, ये भी क्लियर नहीं हो रहा। अगर और बड़ा करता हूँ इसको, ये तो समस्या ही हो गई। उधर तो दिक्कत, तो उधर नहीं है दिक्कत। देखते हैं एक बार और, कोशिश करते हैं। सेव ग्रुप, दिख रहा है आपको? अगर इतना बड़ा करूँ मैं, फिर भी नहीं दिख रहा आपको? दो मिनट वेट करना, इसको सही करवाते हैं। टेक्निकल इश्यू के कारण आपको असुविधा के लिए खेद है। हमारे आगे क्वेश्चन से, कोई प्रोटॉन है जो एसिलेट हो रहा है किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर। मुझे इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी गई है और उसको मैंने डबल कर दिया, किसको? उसके एसिलेशन पोटेंशियल को। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है मेरे पास? हमेशा डिक्रीजिंग होगी प्रोटॉन के साथ, हमेशा डिक्रीजिंग। ठीक है, आगे चलें। हमारे पास इसमें हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की, उसकी ग्राउंड लेवल के अंदर मेरे पास दिया हुआ है के, वही वैल्यू ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इज रिस्पेक्टली। मुझे क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी निकालनी मुझे। ठीक है, तो इसका मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई है और फॉर्मूला भी बताया हुआ है। अगर आप इसको थोड़ा दिमाग लगा लेते तो आपका क्वेश्चन 2 मिनट का, मुश्किल से 1 मिनट का क्वेश्चन से ये। मेरे पास क्या होता है, मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर आपको पेपर सही नहीं दिख रहा है तो उसके लिए हम सुविधा के लिए माफी चाहते हैं। आपका ये पेपर हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से आपको एकदम क्लियर दिख जाएगा। आप हम आपके टेलीग्राम के अंदर PDF में भेज देंगे, तो क्वेश्चन नंबर वहाँ से देख लेना आप। तो अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ
जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है वो -2 इंटू होती है टोटल एनर्जी की, या -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, इधर देखते हुए इधर भी क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा, मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला मैंने आपको शॉर्ट में लिखवाया हुआ था, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन होते हैं अपने पास। पोटेंशियल एनर्जी होती है मेरे पास -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है मेरे पास वो होती है माइनस टोटल एनर्जी का माइनस। जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है टोटल एनर्जी की, और पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 2 गुना होती है काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे काइनेटिक एनर्जी क्या दी हुई क्वेश्चंस के अंदर के, क्वेश्चंस के अंदर मुझे काइनेटिक एनर्जी क्या दिया हुआ है के, और मुझे पूछा गया है किस किस की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी की एंड टोटल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा 2 गुना होगा काइनेटिक एनर्जी का, और काइनेटिक एनर्जी क्या दिया मुझे के, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा मेरे पास -2 इंटू के। कौन सा ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास -2 के, ये रहा। आगे मुझे क्वेश्चन से पूछा गया टोटल एनर्जी निकालना है। टोटल एनर्जी क्या होता है मेरे पास -k, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ के लेता हूँ बराबर माइनस टोटल एनर्जी, माइनस इधर आ जाएगा, टोटल एनर्जी क्या है माइनस का के। ऑप्शन नंबर 1 आई। क्वेश्चन नंबर 27 डायरेक्ट ट्रिक बेस पे क्वेश्चन से मेरे पास 2 न्यूक्लियाई दिया हुआ है, 2 न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर है मेरे पास A एंड B। मुझे डेंसिटी का रेशियो क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर मेरे पास न्यूक्लियाई के अंदर कोई भी 2 मास नंबर दिए हुए रहते हैं और उनका डेंसिटी का रेशियो मुझे निकालना रहता है, मेरे पास कोई भी 2 मास नंबर अगर मुझे दिया रहता है और उनका डेंसिटी का रेशियो निकालना रहता है, अगर मुझे कोई भी 2 मास नंबर दिया रहता है और डेंसिटी का रेशियो निकालना होता है तो वो ऑलवेज 1 रेशियो बनाता है। ये आपको बताया हुआ है। जब भी हमें 2 न्यूक्लियाई दिया हुआ रहता है, अगर उनका मास नंबर मुझे दिया हुआ है, अगर मेरे को 2 न्यूक्लियाई दिया हुआ है और उनका मास नंबर 2 न्यूक्लियाई का मास नंबर दिया हुआ है और मुझे क्या निकालना है डेंसिटी निकालनी है उनकी, तो क्या होगी 1:1। ऑलवेज रिमेंबर, याद रखना, जब भी मुझे डेंसिटी का रेशियो निकालना हो और मास नंबर दिया हुआ हो तो क्या होगा 1:1। नेक्स्ट चलते हैं अपन। आई होप कि आपको सही दिख जाए। ठीक है, इसमें मुझे क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एमिट इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मुझे किसकी होती है वो मुझे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर निकालनी है, और किस ऑर्डर में जमाना है मुझे, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है मुझे। ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मुझे बतानी है और डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जमाना है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इमिट हो रही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट स्पेक्ट्रम सीरीज। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इमिट हो रही है इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज आर अंडर द वेवलेंथ अरेंज्ड करेक्टली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर मुझे उनको जमाना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा किसकी होगी, क्या होगी वेवलेंथ, उसके बाद किसकी होगी, फिर उसके बाद सबसे कम किसकी होगी। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है हमने पढ़ा था, यहाँ पे आता है मेरे पास लाइमन, फिर आता लाइमन को क्या था बामर, फिर आता है पाशियन, फिर आता ब्रास्केट। तो सबसे कम किसकी होती है वेवलेंथ मेरे पास, सबसे कम हमने देखा था लाइमन की होगी। सबसे कम होगी मेरे पास वेवलेंथ लाइमन की, फिर होती है बामर की, फिर होती है पाशियन की। लाइमन, बामर, पाशियन, ब्रेस्केट, फिर आता है फुंड। तो जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा मैं तो मेरे पास वेवलेंथ बढ़ती जाती है, लेकिन मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। सबसे पहले ज्यादा किसकी होगी, फिर सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो सबसे कम मेरे पास किसकी होगी, लाइमन की, डी वाले की। तो डी यहाँ पे भी है और डी यहाँ पर भी है। फिर आगे देखो, फिर ए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है। ए में क्या है मेरे पास फुंड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो फुंड की सबसे ज्यादा होती है, और लाइमन सबसे कम होती है वेवलेंथ। मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, तो हमें पता तो है कि सबसे पहले तो फुंड आएगा,
और फिर लाइमन आएगा। अब कंफ्यूज अगर इनमें रहे आपको तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, अगर ये याद रहता है लाइमन बामर पार्शियल ब्रैकेट, तो सबसे पहले क्या आता है लाइमन का बामर आएगा, सबसे कम इसकी होगी, तो लाइमन का बामर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट। आपको हर एक क्वेश्चन में डीपली सोल्व करवा रहा हूँ, इनको नोटबुक में लिख लेना, आपके आने वाले एग्जाम बहुत काम आएगा ये क्वेश्चंस। तो यही क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट बेस में आपके क्वेश्चंस बनेंगे आगे। आगे आपकी इच्छा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, हम सिर्फ यहाँ से आपको बता ही सकते हैं, आपके वहाँ आके लिख नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 29 में मुझे पूछा गया है सिलिकॉन कैन बी डोपेड यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, और मुझे क्या पूछा हो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मुझे बनाना है। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा बताओ, उसमें कौन सी वर्ग की अपन अशुद्धि मिलाएंगे तब एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। एक होता है मेरे पास आप बताओ कौन सी वर्ग की अगर मैं अशुद्धि मिलाऊंगा तो मेरे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। मुझे इस वर्ग की अशुद्धि मिलानी पड़ेगी तब मेरे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। इसमें कौन कौन सा आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है आर्सेनिक, और क्या आ रहा है मेरे पास ऑप्शन नंबर ए और सी, ऑप्शन नंबर ए और सी येलो। अब बताओ इसमें क्या करना था आपको, ये आपको लिखवाया हुआ है, बस एक ही काम करना था आपको, याद करना था और वहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करना था, जो कि आपसे नहीं हुआ। आगे चले, ये लो, इनको बताना है ग्राफ किस किसका ग्राफ है। अब ग्राफ, इस ग्राफ को देख के बताइए कि ग्राफ कौन कौन सा ग्राफ है और किस किसका ग्राफ है। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आप क्लियर देखें, आपको कोई देखने में परेशानी ना हो। तो बताइए ये किसका ग्राफ है, जो फर्स्ट ग्राफ है किसका ग्राफ है, पहले आप इसका बताओ ये कौन सा ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है। सर जी ये ग्राफ है हमारे पास जेनर डायोड का, ये ग्राफ है जेनर डायोड का। जेनर डायोड का, और बताओ ये किसका ग्राफ है, ये कहीं देखा है ये आपने, और ये सर ये तो देखा हुआ है फॉरवर्ड बायस का, और ये था सोलर का। अब बताओ बी वाला आएगा मेरे पास सोलर, इसमें मुझे कैसे जमाना है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ग्राफ फॉरवर्ड बायस जंक्शन, जेनर डायोड, फोटो डायोड एंड सोलर डायोड। अब हमें इसका मालूम है कि ये जेनर डायोड का होता है। सबसे पहले मुझे क्या लेना है, फॉरवर्ड बायस जंक्शन, पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायस कौन सा, ये रहा मेरे पास। सबसे पहले आएगा डी, डी किसमें सबसे पहले, ऑप्शन नंबर 1 में, आगे आपको देखना ही नहीं है। अगर आपको ये पता होता है, अगर आपको मालूम है कि ये फॉरवर्ड बायस का है तो डी सबसे पहले आएगा, डी ऑप्शन नंबर 1 में ही ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सोल्व, आगे आपको 3 देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है जेनर डायोड का, ये होता है जेनर डायोड का, ये होता है फॉरवर्ड बायस का, ये होता है सोलर का। बचा कौन सा मेरे पास, फोटो डायोड का, तो ये हो गया मेरे पास फोटो डायोड का। ठीक है, चलें आगे, आगे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 30, क्वेश्चन नंबर आते हैं अपन 31 में। लगा लो बेटा इंपॉर्टेंट, इसके छपेगा वापिस, लगा लो इसके इंपॉर्टेंट। आपके 3 क्वेश्चंस आ गए हैं इसके ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अपने अभी तक 3 क्वेश्चन कर लिए, और वापस वही कॉन्सेप्ट के अपने पास क्वेश्चन आ गया है। तो ये आपके लिए कितनी अच्छी बात है कि एक टॉपिक से, एक ही चैप्टर से आपके लगातार 3 क्वेश्चन आए, अभी आगे और आएगा 2 क्वेश्चन। तो ये अच्छी बात है अगर आपने किया होगा तो, और यही क्वेश्चन आपके वापस आएगा, लेकिन उसमें आपको क्या पूछेगा, मैग्नेटिक फील्ड, इसमें आपको क्या पूछा, फोर्स। डायग्राम यही आएगा, उसमें आपको दे देगा मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, इसमें आपको क्या दिया, फोर्स निकालिए, उसमें आपको देगा मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, और क्वेश्चंस यही रहेगा, क्वेश्चंस की लाइनें यही रहेगी। उसमें आपको पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, यहाँ पर आपसे पूछ लिया फोर्स निकालिए।
तो मेरे पास यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द प्लेन है, और ये मेरे पास एक वायर है आर डिस्टेंस का, ये एक ये वायर है और ये एक सेमी सर्कुलर है, इसकी रेडियस है आर। तो मैं आपको अगर ये ऐसे करता हूँ, अगर ये मेरे पास आर है, ये वाला कलर लेता हूँ, तो यहाँ से भी आर, ये भी आर और ये भी आर, तो टोटल लेंथ कितनी मेरे पास यहाँ पे 4r, ठीक है। ये आर, ये आर, ये आर और ये आर, कितना टोटल 4r। और फोर्स की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, फोर्स की सॉरी वैल्यू क्या, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मेरे पास, फोर्स का फॉर्मूला सर F बराबर ILB साइन थीटा, ये होता है ILB साइन थीटा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है F बराबर ILB साइन थीटा। मुझे क्या निकालना था इसके अंदर, मुझे फोर्स निकालना था, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया आपके, इस बार फोर्स पूछ लिया, अगली बार मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा वो। तो मुझे फोर्स का फॉर्मूला मालूम है F इक्वल ILB साइन थीटा। I यानी करंट, L यानी लेंथ, B यानी मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा, थीटा वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास क्या है, लेंथ मेरे पास इस डायरेक्शन में, अगर मेरे पास कोई पेन हो, ये तो मेरे पास क्या लेंथ, और ये रहा मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड क्या मेरे पास इनसाइड है, अंदर की तरफ, तो करंट क्या होगी इसके अंदर मेरे पास, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्या है आउट ऑफ द प्लेन के बाहर की तरफ है, तो करंट क्या होगी मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर की तरफ, और मेरे पास लेंथ क्या है ऐसे, लेंथ इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, एंगल क्या बना मेरे पास 90 डिग्री, थीटा इक्वल 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड क्या है बाहर की तरफ, लेंथ क्या है इस डायरेक्शन में, दोनों क्या है 90 डिग्री पे, तो मुझे पास थीटा क्या हो 90, F इक्वल ILB साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास 1, तो F इक्वल I, और लेंथ क्या है मेरे पास 4r, और B मैग्नेटिक फील्ड, तो F क्या है मेरे पास 4RBI। कौन सा ऑप्शन सी है मेरे पास 4RBI, 4RBI डायरेक्ट वर्टिकल डाउनवर्ड, ये आई मेरे पास कौन सी लेंथ, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस हम कल यहीं पर करेंगे सोल्व, यहीं मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, ठीक है। अगर आपको इनमें भी किसी क्वेश्चन पर डाउट हो तो आप सिर्फ इतना सा काम कर देना, हमें कमेंट कर देना, हम आपका उसका सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।